हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स कंप्लीटली चार्ज के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, पूरी क्लास 11th की फिजिक्स मास पे बेस्ड थी। कोई भी चैप्टर आप लेके सोचिए, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ हुआ, या आपका फ्लो ऑफ लिक्विड हुआ, फ्रिक्शन हुआ, वर्क पावर एनर्जी हुआ। ठीक, इवन जो वहाँ पर वेव थी वो भी मैकेनिकल वेव थी, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड था। मीडियम मीन्स जहाँ पर मास इन्वॉल्व था। तो पूरे क्लास 11th की फिजिक्स बच्चों मास पर बेस्ड थी। इसी तरह से पूरे क्लास 12th की फिजिक्स चार्ज के ऊपर बेस्ड है, जिसका पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है बच्चों चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। तो बच्चों, एक रिक्वेस्ट छोटी सी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें आसानी से याद होती हैं, इसलिए आप अपने हाथ से जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। दोबारा आप कभी भी उसको पढ़ेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा आपको, और देर तक याद रहेगा, एग्जाम में उसको लिख पाएंगे आप। तो आपको लिख लिख करके नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले मैंने बोला कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है ट्रस्ट। बच्चों, चार्ज को स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से लिखते हैं, और इसकी SI यूनिट कूलम होती है, जिसको कैपिटल C से लिखते हैं। तो इसकी SI यूनिट कूलम होती है, जिसको कैपिटल C से लिखते हैं। इसका एक यूनिट, बहुत छोटा सा यूनिट है, माइक्रो कूलम। बड़ा फेमस है, बहुत यूज होता है। इसको भी याद रखिए कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम होता है। तो इस यूनिट में की मीनिंग क्या है, यहाँ पर लिखी है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में ऊपर ही बताया कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। इसमें बच्चों 4 चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें टोटल बच्चों 4 चैप्टर है। दूसरा चैप्टर गॉसेस थ्योरम है, इसके बाद पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चैप्टर है, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। लेकिन हर चैप्टर के साथ बोर्ड के प्रॉब्लम्स, साथ में नीट के प्रॉब्लम, IIT मेंस लेवल के प्रॉब्लम, और फाइनली IIT एडवांस के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो राइट डाउन द नेम ऑफ दिस चैप्टर इन योर कॉपी। ठीक है, आते हैं बच्चों। जो पहला टॉपिक है इसमें वह है चार्ज की डेफिनेशन। कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको चार्ज की डेफिनेशन बताई जा रही है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences electrical and magnetic effect। चार्ज किसी बॉडी पर केवल इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या डिफिशिएंसी कारण डेवलप होता है। बच्चों, जैसे ये एक पेन है हमारे हाथ में, आपको पता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये पेन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने न्यूक्लियस होंगे, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन अगर है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मोस्टली सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर इसी पेन को अपने बालों में हम रब करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमारे बालों से निकल के पेन में आ जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने के कारण नेगेटिव चार्ज, बालों में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज वेरी सिंपल। एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण करंट मिलती है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। उसकी भी स्टडी आगे हम लोग करेंगे। तो चार्ज को थोड़ा यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया गया। चार्ज की SI यूनिट बच्चों कूलम होती है, पीछे ही बताया मैंने। ठीक है, इसकी CGS यूनिट 2 है, एक ESU, दूसरा EMU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या स्टैटिक चार्ज। कुछ बुक राइटर इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं।
इसकी एक और सीजीएस यूनिट है ईएमयू, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इनमें क्या रिलेशन है ये भी देख लीजिए। 1 कूलम जो होता है बच्चों 3 इंटू 10⁹ ESU के इक्वल होता है, मतलब 1 कूलम 3 इंटू 10⁹ ESU के इक्वल होता है, और ये 1/10 EMU के भी इक्वल होता है। तो ये रहा हमारा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब आते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ज की प्रॉपर्टी पर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइजेशन और कंटिन्यूएशन, अगर ये दो वर्ड्स को ठीक से समझ लिया जाए तो क्वांटाइजेशन समझ में आ जाएगा। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व होता है बच्चों। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी मूव कर सकता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज आपको अलग से कभी नहीं मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी मास पर ही होगा। अभी मैंने बात किया कि इस पेन को बालों में रगड़ें तो इस पेन पर नेगेटिव और बालों में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो बालों में भी, हेयर में भी मास है, इस पेन में भी मास है। तो चार्ज हमेशा किसी मास के ऊपर ही डेवलप होता है। चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, मतलब मोशन कराने पर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। बच्चों आज की डेट में जो भी आप लाइट देख रहे हो, ठीक है ना, वो चार्ज के एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, थोड़ा टॉपिक के साथ 1 बाय 1 हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक बातें जो यहाँ पर हम लोग आसानी समझ सकते हैं, उसमें एक ये भी है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको याद रहना चाहिए। पता भी है आप लोगों को, चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर पर चार्ज होते हैं हमेशा उसके आउटर सरफेस जाता है। अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 हम लोग इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इस पेज पर हम फिर से आएंगे, लेकिन डिटेल में जो टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये रहा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो इंग्लिश के दो वर्ड्स अगर ठीक से समझ लिए, एक वर्ड है कंटिन्यूएशन और दूसरा वर्ड है क्वांटाइजेशन, तो आसानी से समझ जाएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में हमें सीढ़ियों के थ्रू एक ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर फ्लोर पर जाना है और सभी सीढ़ियाँ इक्वल हाइट की बनी हुई हैं। मान लीजिए सभी सीढ़ियाँ, स्टेयर्स 1-1 फीट की हाइट के बने हैं। तो जब भी आप उन स्टेयर्स के थ्रू किसी ग्राउंड से किसी फ्लोर पर जाएंगे या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाएंगे, तो आपकी हाइट जो होगी उस सीढ़ियों के हाइट के मल्टीपल में ही हमेशा बढ़ेगी। मान लीजिए सपोज करिए जो सीढ़ियाँ हैं वो सभी 1-1 फीट की हाइट की बनी हुई हैं। ये सभी हाइट 1 फीट के हैं, 1 फीट, ये भी 1 फीट का है, ये भी 1 फीट का है। तो जब भी आप सीढ़ियों के थ्रू छत पर जाओगे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाओगे या ग्राउंड से किसी फ्लोर पर जाओगे, तो आपकी हाइट या तो 1 फीट होगी या 2 फुट होगी या 4 फुट होगी या 20 फीट होगी या 25 फीट होगी या 9625 फीट होगी। जो भी होगी 1 फीट के मल्टीपल होंगे। तो इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं बच्चों, उसको डिस्क्रीट चेंज कहते हैं। और डिस्क्रीट चेंज का ही मतलब होता है क्वांटाइजेशन। जो भी चेंज स्टेप बाय स्टेप होते हैं एक डेफिनेट नंबर के मल्टीपल में, वो नंबर कोई जरूरी नहीं कि 1 ही हो, वो नंबर 1.1 भी हो सकता है। अगर मान लो सभी सीढ़ियाँ 1.1 फीट हाइट की हैं तो सभी इक्वल हाइट की ही बनेंगी। तो जब भी हाइट में आपका चेंज आएगा 1.1 फीट के मल्टीपल में आएगा, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 ऐसे। तो अगर कोई भी चेंज एक डेफिनेट नंबर के मल्टीपल में होता है तो क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखा ये गया है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनमें चार्ज डेवलप हो गया है, तो डेवलपमेंट का रीजन क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जो गेन करता है वहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो मान लो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सेम निगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ डेवलप हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव उतना ही वहां निगेटिव।
2 इलेक्ट्रॉन गए तो वहां पर +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो +4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों इस नंबर को, जो ये नंबर है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम ई लेटर से लिख सकते हैं और इस ई लेटर को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो यहाँ पर लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज भी होता है। अभी हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से यही मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। इसमें और क्या एडिशनल जान सकते हैं थोड़ा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्वांटाइजेशन में आप इस चीज को समझिए कि कहीं पर भी चार्ज देखिए 1.6 के मल्टीपल में ही डेवलप हुआ है। तो जो मैं अभी स्टेयर्स का एग्जांपल ले रहा था कि अगर स्टेयर्स 1-1 फीट की हाइट की हैं तो जब भी आप ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर स्टेयर्स के ऊपर खड़े होकर के आप देखोगे तो आपकी हाइट 1 फीट के मल्टीपल में ही होगी। अब सभी सीढ़ियाँ 1-1 फीट की हाइट की पर बनी हुई हैं, तो कोई ये कहे कि हम 2.25 फीट के हाइट पर खड़े हैं तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि सभी सीढ़ियाँ 1-1 फीट की हाइट की हैं। तो या तो आपके पैर की हाइट ग्राउंड से 1 फीट होगी, या 2 फुट होगी, या 3 फुट होगी, या 4 फुट होगी, या 20 फीट होगी। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉर्मल चेंजेस से एक वर्ड हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि 2 शब्द सीख लीजिए, एक है क्वांटाइजेशन, एक है कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन को देखिए, उसमें क्या होता है कि स्लोप भी बने होते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। स्लोप के थ्रू जब आप जाएंगे किसी एक ग्राउंड फ्लोर से किसी पर्टिकुलर फ्लोर पर, तो आपकी हाइट जरूरी नहीं है कि 1-1 फीट के मल्टीपल में ही चेंज हो या किसी पर्टिकुलर हाइट के मल्टीपल में ही चेंज हो, ठीक है ना। वहां पर आप कोई भी हाइट अचीव कर सकते हो, 1 फीट, 1.25 फीट, 2.25 फीट, 4.25 फीट, ठीक। लेकिन अगर 1-1 फीट की हाइट की सारी सीढ़ियां हैं तो आप सीढ़ियों के थ्रू जाओगे तो उसमें हाइट का चेंज एक डिस्क्रीट होगा और डिस्क्रीट चेंज को ही क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ ये पाया गया है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के मल्टीपल में होती है। अब इसको अगर हम सिंबल फॉर्म में लिखना चाहें तो +E लिखेंगे, इसको लिखना चाहें तो +2E लिखेंगे, इस नंबर को लिखना चाहें तो बच्चों +3E लिखेंगे, और इसको अगर लिखना चाहें तो -E लिखेंगे, इसको लिखना चाहें तो -2E लिखेंगे, इसको लिखना चाहें तो -3E लिखेंगे। तो इन जनरल अगर n इलेक्ट्रॉन गए कहीं पहुंचे तो -ne चार्ज, और यहां से n इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो बच्चों यहां से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर +ne चार्ज हम लिख सकते हैं। चार्ज को Q से लिखते हैं, स्मॉल q से लिखा मैंने, तो या तो +ne है या -ne है, तो चार्ज इक्वल टू +-ne या सिंपली Q इक्वल टू ne लिख सकते हैं। Q है बच्चों नेट चार्ज ऑन द बॉडी, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको स्पेशली ठीक से आपको याद रखना है कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने लिख रखा है। इट इज फाउंड दैट द चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडीज आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल e। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स के मल्टीपल में e का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, e 2e 3e 4e डैश 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 ne, देयरफॉर q इक्वल टू ne। तो एक बार और पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है जो एग्जाम में आता है क्लास 12th के फिजिक्स का। It is found that the charges on different bodies are always integral multiple of small e, ठीक, and its value is this coulomb. That is, it may be ±e, ±2e, ±3e, ±ne. Electric charge cannot be divided into infinitely, ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इन जनरल फार्मूला हो गया बच्चों Q इक्वल टू ne। Q क्या है, नेट चार्ज ऑन द बॉडी, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मैंने जैसा कि बोला था कि कुछ प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक प्रॉपर्टी बच्चों यही होगी, लेकिन बीच में एक टॉपिक हम लोग को और पढ़ना है, और भी प्रॉपर्टीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी जरूरत है इस टॉपिक की कि हम सीख लें कि चार्जेस और भी कैसे किन किन बॉडीज पर डेवलप होता है। और ये एक टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे एक ग्लास की रॉड लो आप,
और ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ो, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल के सिल्क में आ जाते हैं। जितना रगड़ोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, ठीक है। और तो ये हमारा सिल्क हो गया। तो यहां पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जितना निगेटिव चार्ज यहां आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आएगा बच्चों। So only region for development of charges is migration of electron from one body to other. The body which donate electron will acquire positive charge and the body which receive electron will acquire negative charge. तो यहाँ पर बच्चों हमने थोड़ा इन चीजों को एक्सप्लेन करके ठीक से लिखा हुआ है। The development of charges on different bodies when they are rubbed against each other is called frictional electricity. तो पीछे हमने बताया था कि चार्ज डेवलपमेंट का एक रीजन फ्रिक्शन भी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, ठीक है। इंडक्शन भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। जो मैंने अभी बोला कि द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। द बॉडी विच डोनेट इलेक्ट्रॉन will acquire positive charge. The body which receive electron will acquire negative charge. Migration of electron will take place from lower electronegative substance to higher electronegative substance. बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर सोडियम को क्लोरीन के पास ले जाओगे तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सोडियम। कौन गेन करेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज अप होगा? नेगेटिव। सोडियम के पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो डोनेट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी हमने आपको एक एग्जांपल बताया ग्लास रॉड और सिल्क का, इनको आपस में जब रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर निगेटिव क्यों आता है? जब रगड़ते हैं बच्चों तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के कारण ग्लास और सिल्क दोनों के इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। फाइनली जब डिटैच करते हैं तो सिल्क के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इन कंपेरिजन टू ग्लास रॉड के। उसका रीजन ये है कि सिल्क हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन द ग्लास। तो दुनिया के कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ने पर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप जरूर होता है। उसमें कुछ बॉडीज जिन पर कुछ एप्रिसिएबल चार्ज डेवलप होता है उनको यहाँ पर एक टेबल में दिया गया है। और निगेटिव चार्ज हमेशा किस पर डेवलप होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे इस केस में ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा तो सिल्क पर निगेटिव, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही इवोनाइट रॉड पर कैट स्किन को रगड़ोगे तो इवोनाइट पर बच्चों निगेटिव और कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। प्लास्टिक रॉड को किसी उलन कपड़े पर रगड़ोगे तो उलन कपड़े पर पॉजिटिव, प्लास्टिक पर निगेटिव। रबर को भी उलन कपड़े पर रगड़ोगे तो रबर पर निगेटिव, उलन पर पॉजिटिव आता है। कॉम जब बालों के थ्रू पास थी तो कॉम मतलब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को जब बालों के थ्रू पास करते हैं तो हमारे बालों में पॉजिटिव चार्ज और कॉम पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान से सुन लेनी है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पीछे लिखा भी है। The development of charges on different bodies when they are rubbed against each other is called frictional electricity. The body which donate electron will acquire positive charge and the body which receive electron will acquire negative charge, and migration of electron will take place from lower electronegative substance to higher electronegative substance. So this is what frictional electricity. बच्चों अब आते हैं हम पीछे फिर से एक जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है। ग्लास रॉड और सिल्क का जो एग्जांपल लिया था मैंने, ग्लास रॉड पर नेट चार्ज 0 था बिफोर रबिंग, सिल्क पर भी नेट चार्ज 0 था। रब करने के बाद आप देखोगे ग्लास रॉड पर अगर +4 कूलम चार्ज डेवलप होगा तो सिल्क पर -4 कूलम चार्ज डेवलप होगा। तो अभी भी नेट चार्ज कितना बच्चों? 0 है। तो चार्ज टोटल हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ये इतना इजी है इसलिए बहुत कम पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी बच्चे लिख लेंगे। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो खुश हो जाओ बच्चों कि इसमें वेक्टर सम नहीं करना है, इसमें 2 + 2 4 होगा। हाँ देखना पड़ेगा प्लस है कि माइनस है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज हमेशा मास पर एसोसिएट होता है, थोड़ा बता चुके हैं। चार्ज इनवेरिएंट है। अब देखो बच्चों क्लास 11th में हमने बताया कि मास पढ़े हो,
तो मास तो वेरिएंट क्वांटिटी है। एक फार्मूला होता है बच्चों m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला अभी आपको मैंने बताया, लेकिन नहीं, इस फार्मूले को बताया था आइंस्टाइन ने। फार्मूला फिर से दोबारा लिखता हूं। फार्मूला है m इक्वल टू, जस्ट अ मिनट बच्चा, m इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या है, m नॉट क्या है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है जिसकी वेलोसिटी 0 है तो उसके मास को रेस्ट मास कहते हैं। तो m नॉट हो गया बच्चों रेस्ट मास, मास एट रेस्ट पर जो वैल्यू होती है। जैसे पेन रुका हुआ है तो इसका मास रेस्ट मास है, इसको उठा के फेंक दिया v वेलोसिटी से, तो m जो मास है वो डायनेमिक मास है, डायनेमिक मास। साथ साथ लिखेंगे और सुनेंगे तो मेरी राइटिंग समझ में आएगी, रुक जाएंगे तो नहीं समझ में आएगी। m क्या है, डायनेमिक मास। जब ये मास, यही मास जो रुका हुआ था, इसकी वैल्यू m नॉट थी, मूव करते समय जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मास m होगा। तो v है वेलोसिटी, m नॉट है रेस्ट मास, m है डायनेमिक मास, c है स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले से क्लियर है कि जब हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे बच्चों तो मास बढ़ेगा। तो मास एक वेरिएंट क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं बच्चों। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट जितनी वैल्यू होगी ना, मूव करते समय v वेलोसिटी से चार्ज इन मोशन की वैल्यू भी वही होती है। चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। सो चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इसका मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, कुछ थोड़ा वो सुधार भी करेंगे इसमें आगे चल के, लेकिन अभी नहीं। चार्ज हमेशा किसी कंडक्टर के सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई मेटेलिक कंडक्टर है, हॉलो स्फीयर है, इसमें अंदर आपने चार्ज है, ये मेटेलिक पार्ट है बच्चों, ये मेटेलिक पार्ट है, बाहर अंदर खाली है पूरा। इसमें हमने एक होल किया और इस होल में से यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया या निगेटिव चार्ज दिया, कोई भी चार्ज दो, ये चार्ज अंदर नहीं रुकता है, बिल्कुल इमीडिएटली बाहर आ जाता है बच्चों, अंदर कोई चार्ज नहीं रुकेगा। तो ये पूरा चार्ज जो अंदर है ये नहीं रुकेगा, ये पूरा चार्ज आ जाता है बच्चों बाहर के सरफेस पर। तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिखी गई है, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो तो मैंने समझा दिया, बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिएगा, यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी है, इसको कोई चार्ज नहीं है और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा कर दिया। तो ये है बच्चों एक इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब कोई भी चार्ज ऊपर देंगे बॉडी पर, जो स्फेरिकल बॉडी है, वो चार्ज कहीं फ्लो होके जाएगा नहीं। तो ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, आगे से इसी तरह का सिंबल बनाया करेंगे। और ये एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटल है। ठीक, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ गए, जैसे ग्लास रॉड को सिल पर रख किया तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज उसको लेके आ गए। बच्चों यहाँ देखोगे इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज आएगा। ये इन इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के अंदर मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी के कारण उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एग्जैक्टली यहाँ पर उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेट चार्ज अभी बॉडी पर 0, पहले भी 0 था। तो ये जो चार्ज डेवलप हुए हैं बच्चों, ये चार्ज ड्यू टू इंडक्शन है। तो फ्रिक्शन के कारण एक्सप्लेन किया, इंडक्शन के कारण, कंडक्शन के कारण भी। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह की दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल खड़ी हैं, इसको हमने एक बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी चार्ज कंडक्शन के कारण डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर भी चार्ज निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चार्ज इस तरह से फ्रिक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण और कंडक्शन के कारण डेवलप की जा सकती है। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, थोड़ा इसको समझेंगे कि एडिटिव नेचर क्या है। देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर एक बॉडी है जिसके ऊपर +4 कूलम चार्ज है, इसको +2 कूलम चार्ज और आपने दे दिया
तो यहाँ पर +6 कूलम हो जाएगा। तो यही सिंपल एडिटिव नेचर स्केलर क्वांटिटी है। अलजेब्रिक सम करेंगे। थोड़ा एक और क्वेश्चन इस तरह का करते हैं। एक बॉडी पर +4 कूलम चार्ज है और इससे हमने 2 कूलम चार्ज निगेटिव ले लिया। निगेटिव चार्ज लेंगे बच्चों तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज पर डेवलप हो जाएगा। तो अब टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा? +6 कूलम। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि चार्ज लिया है कि दिया है। यहाँ +2 कूलम मैंने दिया था, यहाँ पर -2 कूलम लिया है, तो +2 कूलम अपने आप डेवलप हो जाएगा उतने डिफिशियंसी के कारण। तो +6 कूलम चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। तो इस तरह से चार्ज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया हमने, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं क्वांटाइजेशन पर चार्ज पर जो बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम पूछे गए हैं, ठीक है, उस पर। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कैन अ बॉडी हैज 8.9 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज पॉसिबल है? आंसर होगा बच्चों नो। रीजन क्या है? आज दिस चार्ज इज नॉट क्वांटाइज, क्योंकि किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज के मल्टीपल में ही डेवलप होती है। इससे छोटा चार्ज आसानी से पॉसिबल नहीं है। सिंपल फ्रिक्शन से या चार्ज के इंडक्शन से इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, प्रोटॉन को तोड़ना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो चार्ज मिल सकते हैं। इससे छोटे चार्ज और नॉर्मल फिनोमिना में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपको यही आंसर करना है, नो। रीजन जानने के लिए क्या करेंगे? कोई भी चार्ज दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है 8.9 × 10⁻19 कूलम, उसको क्या करिए आप, मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कट के इंटीजर आता है कि नहीं आता है। तो 89/16 एक इंटीजर नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ये नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो रीजन पूछा है तो लिख सकते हो इट इज नॉट एन इंटीजर। आंसर है इसका नो। तो कोई भी चार्ज पूछा जाए कि पॉसिबल है या कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस चार्ज को इस नंबर 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आती है देखेंगे इंटीजर आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 121 9526 8557, ऐसा कुछ इंटीजर आ रहा है, पॉसिबल है, नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस आर डिफिशिएंट ऑन अ बॉडी हैविंग +3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस आर डिफिशिएंट ऑन अ बॉडी हैविंग +3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो Q की वैल्यू है बच्चों +3.2 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, डिफिशिएंट है? डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी पॉजिटिव चार्ज हुआ। कितने? तो Q = N लगा दो बच्चों, और इसको माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लो, मैंने बताया था पीछे। E की वैल्यू भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है दिस मच। 3.2 × 10⁻6 को एज इट इज कॉपी कर लिया। N की वैल्यू देखो बच्चों, 1.6 से 3.2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 10⁻19 नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा +19 +19 - 6 +13 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या है यहाँ पर? डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको करिए बच्चों। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा सोचिए। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर माइग्रेटेड टू फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा लो। चलो, ये 1 कप पानी लगभग, ठीक है, कप बना दिया मैंने, लगभग 100 ग्राम पानी ले लिया, तो ये हमारा हो गया 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसके सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम बनाएं तो उस पर कितना चार्ज होगा? बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, H2O
का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। 2 + 16 = 18। According to mole concept, in 18 gram of water, the number of molecules कितने होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10^23। तो सिंस कर लिया इसको, देयरफॉर इन 1 ग्राम ऑफ वाटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 6.023 × 10^23/18। तो 1 ग्राम में इतने हो जाएंगे। देयरफॉर इन 100 ग्राम, क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 × 10^23/18 × 100। सो सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6.023 × 10⁻18 हो जाए तो 25 हो जाएगा बाई 18। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसको नोट करिए फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हो गए। इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या निकल गई। अब एक मॉलिक्यूल के पास सोचो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2O है ना, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे? 10। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने बच्चों? 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू दिस इंटू 10। फिर से सुन लीजिए, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 निकली है और टोटल मॉलिक्यूल की संख्या 100 ग्राम वाटर में इधर ही निकली है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके। तो 6.023 × 10⁻25/18 × 10। तो इससे निकल गया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हम स्मॉल l लिखेंगे। अब चार्ज पूछा गया है तो चार्ज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, Q = यहाँ पर -ne। निगेटिव चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा किया है, तो -n की वैल्यू। ठीक, इसको अगर लिखे तो 6.023 × 10⁻, हो जाएगा बच्चों 26/18 × 1.6 × 10⁻19। फिर से सुन लीजिए, इंटू 1.6 × 10⁻19। तो यहां से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर्स को एक साथ कर लीजिए, पावर को एक साथ कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं नीचे इरेज करके थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए और इजी कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो Q की वैल्यू इसको लिख दीजिए आप लोग 6023, वहां लिख दिया हमने 16, नीचे लिख दिया 18। माइनस साइन तो है ही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। 10 के पावर में आ जाओ बच्चों, 10 के पावर में आ जाओ। यहां से -3 और ये -19 -26, तो +26 -22, -3 यहां से और -19 -22, ये 26। तो अब पावर भी सब एक साथ आ गए बच्चों। अब इजली इसको इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए और 10⁻4 बचेगा आपका। और कूलम, SI यूनिट कूलम लिखे, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर लीजिएगा। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे आसान चीज जो सभी बच्चे लिख लेते हैं, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कूलम्स लॉ। अब ये टॉपिक आया, जिस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो एटलीस्ट पूछे ही जाते हैं।
ठीक, लेकिन क्या है कूलम्स लॉ? बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा। सपोज वी हैव टू मास पार्टिकल्स, सॉरी टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। मान लो एक चार्ज बच्चों यहाँ पर Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, यहाँ भी दिखाया गया है। तो अगर ये लाइक चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, अनलाइक होंगे तो अटैक करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो मैंने बोला वही यहाँ लिखा हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पॉइंटेड होने चाहिए, ठीक है। नहीं भी पॉइंटेड होगा तो भी लगेगा, पर स्पेरिकली सिमेट्रिकल ऐसा कुछ केस होगा तब, नहीं तो कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। देखो बच्चों ये लाइन हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों को मिला दिया, एफ क्यू इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक बार और समझते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बहुत ईजी है, दोनों को मिला दिया, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट स्मॉल k हो गया, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस k की वैल्यू कूलम ने निकाला और वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया जिस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, F इक्वल टू 9 × 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, तो k की वैल्यू ये हो गई। k की यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज करूं, बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। k की यूनिट देखिए, फोर्स का फार्मूला क्या आया? F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब k की यूनिट लिखना चाहते हैं तो k को राइट में रखिए, बाकी को लेफ्ट में ले जाइए, तो FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो देखो बच्चों, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यहाँ लिखा हुआ है। डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर, ये लिखा हुआ है। नीचे चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये k की यूनिट हो गई। इस फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला है ना स्मॉल k, इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं 1/4πε0 से, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चों ये कोई चीज डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। ये जो 1/4πε0 है ना, वही जो अभी ताजा बताया गया स्मॉल k के इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁹ होगी। लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब दो चार्जेस की जो मीडियम क्या हो बच्चों? फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस मतलब होता है बच्चों एयर या वैक्यूम। तो क्या होना चाहिए? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स लिख लो बच्चों अपनी कॉपी में, एयर या वैक्यूम। तो दो चार्जेस के बीच में मीडियम फ्री स्पेस होगा, मतलब एयर या वैक्यूम होगा, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा बच्चों कूलम्स लॉ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को मिला दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। कांस्टेंट रख दिया k की वैल्यू इतनी होती है और ये वैल्यू 9 × 9 के यूनिट इक्वल होती है। k की यूनिट ये हो गई, ठीक है। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब दोनों चार्ज के मीडियम एयर या वैक्यूम हो, मतलब फ्री स्पेस हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि ये पूरा दिख जाए आप लोगों को। नहीं हो रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, कूलम्स लॉ हो गया। लेकिन अभी जो एक फार्मूले में ये चीज आई थी ना बच्चों, 1/4πε0, ठीक, जिसकी वैल्यू स्मॉल k के इक्वल थी, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ के इक्वल थी। तो एक नए तरह का कांस्टेंट आया है, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये k4 तो जानते ही उतना ही होता है, पाई भी जानते हो 3.14 होता है। एक नई चीज आई है ε0 या ε0, तो ये इसको पढ़ना है। ये है क्या? परमिटिविटी या फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है? दो चार्जेस के बीच में जो भी मीडियम है वो अपने थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, अलाउ करता है, उसी से रिलेटेड एक टर्म है परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, एक कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12 और इसकी SI यूनिट होती है बच्चों कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये यूनिट तो आपको याद रहना चाहिए, इसकी SI यूनिट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ ε0? तो देखो फार्मूले से इसको निकाल सकते हो। जैसे फोर्स का फार्मूला क्या था बच्चों? 1/4πε0 था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
इस फार्मूले से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। Q1 Q2 को रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक। 4 पाई को भी रहने दीजिए, यूनिट है लेकिन यूनिटलेस है, लेकिन एफ आर स्क्वायर, एफ को नीचे लाए, आर स्क्वायर पहले से है। तो चार्ज की यूनिट कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। 4 पाई यूनिटलेस है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की स्क्वायर न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन हो गया, इसका मीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट लिखना, सॉरी, अगर इसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट लिखना चाहे बच्चों, तो क्यू चार्ज की यूनिट होती है, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, लोअर क्लास में पढ़ा हुआ, क्यू इक्वल टू आई टी। तो चार्ज की यूनिट कूलम है, इसकी एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ऊपर हो जाएगा कूलम स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, क्यू की यूनिट, क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, क्यू की यूनिट कूलम, करंट की एम्पियर, टाइम की सेकेंड, इसका यहाँ पर स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय न्यूटन का होता है बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 11 में खूब पढ़े हो, भूल गए हो तो देख लो, मीटर स्क्वायर भूलना नहीं चाहिए इतनी छोटी चीज़ों को। तो फाइनली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, किलोग्राम पर -1, मीटर पावर 3 ऊपर जाके मीटर पावर -3, सेकेंड पावर 4 और एम्पियर पावर 2। अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें बच्चों तो क्या होगा, m पावर -1, l पावर -3, t पावर 4 और a पावर 2। So this is the dimension, this is basic fundamental unit। तो ये बच्चों बेसिक फंडामेंटल यूनिट और ये इसका डायमेंशन, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये फार्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल था, जब दो चार्जेस की जो मीडियम क्या था, फ्री स्पेस मींस एयर या वैक्यूम। मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस वही R है, लेकिन इनके बीच में एक मीडियम हमने भर दिया, लकड़ी भर दिया, पेपर भर दिया, वैक्स फिलअप कर दिया, ठीक है, ऑयल स्प्रेड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो मीडियम बदल गया, यहाँ पर फ्री की स्पेस के अतिरिक्त एयर या वैक्यूम के अतिरिक्त कोई दूसरा मीडियम रख दिया, तो फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा बच्चों। फार्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो इसके पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, अब एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो ये एप्सिलॉन क्या है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो कोई भी मीडियम अपने थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, उसी से रिलेटेड टर्म है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आगे डिटेल पढ़ाई जाएंगे। इसी फार्मूले को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखना बच्चों बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या नहीं लिखा मैंने, एप्सिलॉन नहीं लिखा, एप्सिलॉन जब रखें एप्सिलॉन नॉट के क्या है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल के से लिखते हैं। इसके पहले मैंने स्मॉल के यूज किया था। तो यहां से इसको कंपेयर करिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारे वेरिएबल फिर से सुनिए क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बहुत सारे बुक राइटर ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, यही चीज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल है। तो कहोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बुक राइटर ने अलग अलग लिखा, वही हम इंडियन पब्लिशर्स बुक राइटर्स भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये के और एप्सिलॉन आर में कोई अंतर नहीं बच्चों, ये 100% सेम है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से साफ सुथरा लिखा हुआ, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू दिस मच, यूनिट SI यूनिट दिस, ठीक। उसके बाद इफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज अदर देन फ्री स्पेस, देन फोर्स का फार्मूला ये हो गया, या ये हो गया, या ये हो गया, तीनों एक ही चीज है। इनको आपस में कंपेयर करो बच्चों, ठीक है, इनको आपस में कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, ये तीनों इक्वल है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर,
के एंड एप्सिलॉन आर बोथ आर सेम। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, कई बार आ चुका है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो बच्चों आप लोग इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम, ठीक है, फ्री स्पेस में लेकर के प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, इसलिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, इज की जगह पर इन लिख दिया इन्होंने, इसको आप इज कर लीजिए बच्चों, इज एफ न्यूटन। इफ चार्जेस आर डबल्ड, चार्जेस को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, देन फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर डालिए। दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू कैपिटल एफ दिया हुआ है, थोड़ा सा स्लाइड किया था, कहाँ चलेगा, ठीक, ओके। दो चार्जेस के बीच में मीडियम फोर्स एफ दे रखा है, चार्जेस को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस को आधा किया गया, नया फोर्स बताइए। चलिए करते हैं बच्चों। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दिया नहीं है तो मान लिया, डिस्टेंस r मान लिया, इनके बीच में फोर्स F दे रखा है, तो फोर्स की वैल्यू स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चे, सिंपल वाला जो सबसे पहले बताया था, इक्वेशन नंबर 1। अब चार्जेस को डबल करना है, चलो कर लेते हैं डबल, 2Q1, दूसरा चार्ज 2Q2, और डिस्टेंस इनके बीच में r/2 आधा। अब नया फोर्स, कुछ नया नाम रख दो फोर्स का, F डैश मान लिया, तो स्मॉल के कांस्टेंट रखेंगे ही, 2Q1 2Q2 2Q1 इंटू 2Q2, डिस्टेंस भी आधा हो गया तो r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होके 8, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है जिसमें ये ऊपर 16 आ जाएगा, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज चेप दो, लिख दो बच्चों यहाँ पर। और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो कितनी है, एफ है, एफ है, एफ डैश लेफ्ट में चल रहा था हमारा, ये हमने 16 को कॉपी किया और इसकी वैल्यू एफ है, मींस फोर्स हमारा 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा, बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस मीटर। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक, सब कुछ तो दे रखा है, देखो भाई, केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, एक चार्ज Q1, प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, E की वैल्यू बता चुके हैं पीछे। डिस्टेंस इनके बीच में दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर, -15 मीटर। फोर्स पूछा गया है तो भैया फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, 9 इंटू 10⁻9, वही स्मॉल की वैल्यू डायरेक्ट रख दिया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक, Q1 +E है, मतलब E लिख दो, Q2 -E है, इसको भी लिख दो, चार्ज का साइन मत लिखा करो, फोर्स की कैलकुलेशन में डोंट राइट साइन ऑफ चार्ज, 0.8 इंटू 10⁻15 और उसका भी होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट में फोर्स था, कॉपी कर लिया, 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू होती है बच्चों 1.6/19, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर, और डिस्टेंस इनके बीच में 0.8 इंटू 10⁻15 इसका होल स्क्वायर। बच्चों बहुत इजी कैलकुलेशन है, कर लेना, ये सॉल्व होके आएगा 360 न्यूटन। तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन करिए, आंसर पा जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन बी इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखो बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी दूरी रखें, तो एक इलेक्ट्रॉन -E, दूसरा इलेक्ट्रॉन -E, तो ये चार्ज Q1 -E हो गया, Q2 भी -E हो गया। हाउ फार अपार्ट मतलब R पूछा गया है कि फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला है स्मॉल k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लिख दो यहाँ पर, और वेट m इंटू जी। अब देखो बच्चों k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई चार्ज का साइन नहीं रखना है, ई का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। और डिस्टेंस आर स्क्वायर तो पूछा गया है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है, पर कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए 9.0 लिख दिया, इंटू 10⁻31, और जी की वैल्यू भी 10 ले लिया। एक ही अननोन है बच्चों, आर स्क्वायर, आर को निकालना, ई की वैल्यू पता ही है आपको, तो कर लेते हैं 9 इंटू 10⁹, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको नीचे ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻30, ये 10 को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आर निकालना है आपको, अगर आपको आर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 5.1 मीटर आता है, तो कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन, ठीक। फिर पूछा गया व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन्स, तो दोनों ने प्रोटॉन कर दो, तो प्रोटॉन का चार्ज बच्चों यहाँ प्लस ही हो जाएगा, ठीक। और प्रोटॉन का मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1.76 इंटू 27 किलोग्राम लिख लेना वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two positive charges, distance 0.1 meter apart, repel each other with a force of 18 Newton. If the sum of the charges is 9 microcoulomb, then calculate their separate values. ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा। चार्ज Q1 अगर x माइक्रोकूलम है बच्चों, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, तो चार्ज Q2 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस x माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस इनके बीच में 0.1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन दे रखी है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया हमने 18 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना बच्चों, x इंटू 10⁻6 कर लो, माइक्रोकूलम कूलम बदल लो। दूसरा 9 माइनस एक्स इंटू 10⁻6। अभी फोर्स की वैल्यू लिखा बच्चों, डिस्टेंस 10⁻⁻1 इसको लिख लो, और इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 हो जाएगा नीचे, ठीक, इक्वल टू 18, ठीक है बच्चों। थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 9 से ये 18 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 9 कैंसिल, ठीक है। वहाँ x बचा लेफ्ट में, और 9 माइनस एक्स, 10 के पावर को देखते हैं, ये माइक्रोकूलम 9, ठीक। और डिस्टेंस सही है, ठीक है। तो ये 9 2 11 हो गया बच्चों, और ये -12 तो 10⁻1 बचेगा, 10⁻1, ठीक, इक्वल टू 2। ये 10⁻1 इधर जाके इसको 20 कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 10⁻1 इसको आके 20 कर देगा। अब सबको एक तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक, प्लस 20, सबको राइट मिला है, इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो, तो 20, 5 चौको 20 और 5 4 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो बच्चों, x माइनस 5 और माइनस 4 कॉमन ले लो, तो अगेन x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ से x इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी इसमें बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नेगेटिव चार्जेस इज दिस, ये क्वेश्चन हो गया। 6 हो गया, 7 8 9
ठीक, तो ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन के सलूशन के साथ।